Hello everyone, this is Princey Sharma from Bright Star. So students, we have learnt till here types of volcanoes in the book, in our book. So active volcanoes, dormant volcanoes and extinct volcanoes. So आपको बताया था एक्टिव वॉल्केनोज क्या होते हैं. Volcanoes that erupt any time or have erupted in recent past time are called active volcanoes. ऐसे volcanoes जो किसी भी समय फट सकते हैं और यह अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले ही वो फटे हैं, तो वो एक्टिव volcanoes कहलाते हैं. यहाँ पर उनके उदाहरण दिए हुए हैं. ठीक है. डोरमेंट volcanoes वो होते हैं जो फ्यूचर में, the volcanoes that have not erupted in recent years but may erupt in the future are called dormant volcanoes. मतलब ऐसे volcanoes जो अभी नहीं फटे हैं लेकिन वो भविष्य में कभी भी फट सकते हैं. ठीक है. तो ऐसे ज्वालामुखी, ऐसे volcanoes dormant volcanoes कहलाते हैं. तीसरा है जो the volcanoes that have stopped erupting and there are no chances of their eruption are called extinct volcano. ऐसे volcanoes जिनका कोई चांस नहीं है erupt होने का या फटने का और जो एक तरह से erupt होना बंद हो चुके हैं. ठीक है. मृत अवस्था में हो चुके हैं, मतलब ख़त्म हो चुके हैं. ऐसे ऐसे volcanoes कहलाते extinct volcanoes. ठीक है. तो ये तो हमने बुक से पहले ही पढ़ लिया था. चलिए अब पीपीटी पे जाते हैं. हाँ, तो टाइप्स ऑफ वोल्केनोज में थोड़ा और डिटेल में इसमें पढ़ेंगे. वोल्केनोज आर क्लासिफाइड एज एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट. तीन भागों में बांटा गया है वोल्केनोज को. एक एक्टिव है, दूसरा डोरमेंट और तीसरा एक्सटिंक्ट. तो एक्टिव वोल्केनोज हैव अ रिसेंट हिस्ट्री ऑफ eruption. दे आर लाइकली टू erupt अगेन. ऐसे वोल्केनोज जिनकी अभी हाल ही में जो इरप्ट हुए हैं, उनकी हिस्ट्री है कि वो अभी हाल में ही इरप्ट हुए हैं, वो वोल्केनोज अभी दोबारा भी फट सकते हैं, तो वो एक्टिव वोल्केनोज कहलाते हैं. डॉर्मेंट volcanoes have not erupted for a very long time but may erupt at a future time. मतलब ऐसे वोल्केनोज जो लंबे समय से फटे नहीं हैं, काफ़ी लंबे टाइम से फटे नहीं हैं, लेकिन भविष्य में वो कभी भी किसी भी समय फट सकते हैं, तो वो है डॉर्मेंट वॉल्केनोज. एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज एंड एक्सटिंक्ट volcanoes has not had an eruption for at least 10,000 years, not expected to erupt in the future. ऐसे वॉल्केनोज जो 10,000 सालों से कभी, मतलब 10,000 साल से फटे ही नहीं हैं. ठीक है. और भविष्य में भी उनको एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा कि वो फटेंगे, तो एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज कहलाते हैं. वॉल्केनोज आर फाउंड ऑन द बोथ लैंड एंड ओशन फ्लोर. जो वॉल्केनोज होते हैं वो दोनों सतहों पर, अर्थात जमीन पर, लैंड मतलब जमीन पर, और समुद्र के सतह पर भी पाए जाते हैं. When volcanoes erupt on the ocean floor, they often create underwater mountains and mountain ranges as the released lava cools and hardens. ठीक है. जब वॉल्केनोज फटते हैं सतह पर, किसकी सतह पर? समुद्र के अंदर जब वॉल्केनो फटते हैं तो क्या होता है? दे ऑफन क्रिएट अंडर वाटर माउंटेन्स. वो अक्सर पहाड़ जैसा शेप बनाते हैं. ठीक है. मतलब अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर भी माउंटेन्स क्रिएट करते हैं. और एंड माउंटेन रेंजेस एज द रिलीज्ड लावा कूल्स एंड हार्डन्स. तो ये अक्सर पानी के नीचे पहाड़ और पर्वत श्रृंखलाएं, मतलब श्रृंखला का मतलब है एक लाइन से पहाड़, एक लाइन से माउंटेन बनाते हैं जिसमें से निकलता है लावा. फिर वो लावा क्या होता है? जैसे हमको पता है कि वॉल्केनोज की प्रकृति होती है, उसमें से लावा निकलता है, ठंडा होता है और कड़ा हो जाता है. तो वो लावा रिलीज करते हैं और वो लावा ठंडा होता है और कड़क हो जाता है. ठीक है. तो volcanoes on ocean floor become inland island when the mountains become so large they rise above the surface of the ocean.
वॉल्केनोज ऑन द ओशन, जब समुद्र के अंदर वॉल्केनोज होते हैं सतह पर समुद्र के अंदर, तो वो एक आइलैंड बना देते हैं। व्हेन द माउंटेन्स बिकम सो लार्ज, जब ये माउंटेन्स काफ़ी बड़े हो जाते हैं, ठीक है, जब लावा ठंडा होता है, ठंडा होके कड़क होने लगता है, तो जो माउंटेन्स की है वो हाइट यानी ऊंचाई भी बढ़ना शुरू हो जाती है, तो लार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो दे राइज अबव द सरफेस ऑफ द ओशन, तो वो समुद्र की सतह से ऊपर आ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या बन जाता है, एक आइलैंड टाइप से बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से वॉल्केनोज समुद्र के अंदर भी होते हैं और जमीनी सतह पर भी होते हैं। माउंट वेजुवियस, अ वॉल्केनो नियर द बे ऑफ नेपाल इन इटली, नेपाल की खाड़ी में, जो कि इटली में है, नेपाल की खाड़ी जो कि इटली के पास है, इटली में है, उसके पास एक वेजुवायस वॉल्केनो है। ठीक है, हैज़ erupted मोर देन 50 टाइम्स, 50 बार एरप्शन उसमें हो चुका है, मतलब वो 50 बार फट चुका है। ठीक है, इट्स मोस्ट फेमस eruption took place in the year 79 AD, मतलब इसका जो प्रमुख फेमस eruption था वो सदी 79 में हुआ था। ठीक है, 79 मतलब 79 AD में वो एरप्ट हुआ था, जो कि काफ़ी फेमस था। अब वो फेमस क्यों था, क्योंकि when the volcano buried the ancient Roman city of Pompeii under a thick carpet of volcanic ash, ज्वाला इस वॉल्केनो ने प्राचीन, मतलब वहाँ पर जब ये वॉल्केनो जहाँ पर था वहाँ पर एक रोमन शहर था। ठीक है, एक बहुत ही पुराना रोमन शहर हुआ करता था पोम्पोई के नाम से। ठीक है, तो वो जब वॉल्केनो फटा, कब फटा, 79 AD में जब वो फटा था, तो उसने उसके लावे ने, उसके राख ने उस पोम्पई वासी लोगों को पूरी तरह कवर कर दिया था अपनी राख से। ठीक है, अपनी पूरी एक तरह से राख की मोटी कारपेट, कालीन बिछ गई थी और लोग उसके अंदर दब के रह गए थे और मर गए थे। 2000 पीपल डेड, मतलब लगभग 2000 लोग मरे थे। एंड द सिटी वॉज अबेंडन्ड फॉर ऑलमोस्ट एज मेनी ईयर्स, और काफ़ी लंबे टाइम के लिए सिटी जो है एक तरह से बंद हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। ठीक है, तो समझ में आया। तो ये वेजुवायस नाम का जो वॉल्केनो था वो कहाँ था, बे ऑफ नेपल्स इन सिटी। ठीक है, और वो 50 बार फट चुका था, और 79 AD में जब फटा था तो काफ़ी फेमस इसलिए हुआ था क्योंकि उसके पास एक रोमन सिटी थी पोम्पई। जब ये फटा तो इसने पूरी तबाही ला दी थी, वहाँ पर 2000 लोगों की मौत हो गई थी, और ये जो शहर है ये काफ़ी लंबे समय के लिए एक तरह से बंद हो गया था या ख़त्म हो गया था। ओके, तो ये एक पॉइंट हमको पता चला। तो टाइप्स ऑफ वॉल्केनो समझ में आया, क्या 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 होते हैं, एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट। और वॉल्केन्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं, अगर समुद्र के अंदर होते हैं तो वो कैसे आइलैंड बनाते हैं, और उसका एक एग्जाम्पल जो काफ़ी फेमस था वो हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये हमारा टाइप्स ऑफ वॉल्केनो वाला पॉइंट ख़त्म होता। अब हम आते हैं अर्थक्वेक पे। तो पहले हम जाएंगे बुक में, क्योंकि हम बुक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अर्थक्वेक पे चलते हैं। अर्थक्वेक्स यानी होता है भूकंप। एन अर्थक्वेक इज द सडन शेकिंग ऑफ अर्थ's सरफेस विच इज मेड ऑफ प्लेट्स विच मे बी बिग और स्मॉल। एक भूकंप जो कि अचानक से होता है, धरती की सतह पर जब भूकंप आता है तो वो अचानक से आता है, तो वो शेकिंग होने की वजह से, यानी जब धरती जोर जोर से हिलना शुरू हो जाती है तो वो भूकंप आता है। और भूकंप क्यों आता है, उनमें जो धरती की सतह पर प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स से बनी होती है हमारी धरती, तो जब उनमें शेक होता है तो भूकंप आता है। और इस तरह का भूकंप बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। दीज प्लेट्स आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स।
जिन प्लेट्स की से हमारी धरती की सतह यानी सरफेस बनी होती है उनको हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स. देयर इज अ स्मूथ मूवमेंट बिटवीन द प्लेट्स बट एट टाइम्स द मूवमेंट इज सडन एंड सीवियर बिकॉज ऑफ शॉक वेव्स गिविंग राइज टू अर्थक्वेक्स. तो यहाँ पर मूवमेंट स्मूथ होता है प्लेट्स के बीच में, लेकिन उस समय पर चूंकि ये मूवमेंट अचानक से होता है, होता तो स्मूथ है लेकिन अचानक से होता है, तो ये सीवियर हो जाता है. क्यों? क्योंकि जब धरती हिलती है तो प्लेट्स हिलती हैं, तो ये धरती हिलेगी तो उस पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो सड़क हो, लोग हो, तो उन पे भी फर्क पड़ेगा. तो अगर अर्थक्वेक बड़ा है तो बड़ा लॉस होगा, छोटा है तो कम लॉस होगा. तो ये जब शेकिंग होती है, अर्थ की मूवमेंट होती है प्लेट्स में, तो ये कभी कभी सीवियर हो जाती है और अर्थक्वेक को जन्म देती है. प्लेस वेयर द अर्थक्वेक बिगिंस इन द कॉल्ड एपिक सेंटर. जहाँ पर जिस पॉइंट से अर्थक्वेक शुरू होता है उसको एपिक सेंटर कहते हैं. अर्थक्वेक्स कॉज अ लॉट ऑफ डिवेस्टेशन, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स कोलैप्स इन द एरिया क्लोज टू द एपिक सेंटर. जो एपिक सेंटर होता है उसके आसपास जब भूकंप, मतलब एपिक सेंटर जहाँ से केंद्र होता है, केंद्र बिंदु होता है जिसको सेंटर पॉइंट कहते हैं, वहाँ वो एपिक सेंटर हुआ, अगर वहाँ पर भूकंप आता है तो ऑब्वियसली उसके पास की जितनी भी चीज़ें हैं वो नष्ट होने लगती हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, रोड फट जाती है, लोग मर जाते हैं, तो काफ़ी डिवेस्टेशन हो जाता है. तो ये होता है अर्थक्वेक. अर्थक्वेक होता है प्लेट्स के, जो हमारी धरती की सतह प्लेट से बनी है उनमें जब मूवमेंट होता है, जब उसमें गति होती है, ठीक है, तो अर्थक्वेक आता है. अच्छा, अब हम बुक पे आधा चलते हैं. यहाँ पर एक नेपाल अर्थक्वेक का पिक्चर दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है. ठीक है, बिल्डिंग गिर गई हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग मर गए हैं, कई बार लोग दब जाते हैं. ठीक है, ये बुक का पेज थोड़ा सा धुंधला है, एनीवे दिखाई दे रहा है. नेपाल वॉज शैटर्ड इन 2015 ड्यू टू द अर्थक्वेक विच टुक सो मेनी लाइव्स. नेपाल जो कि 2015 में बुरी तरह वहाँ पर एक अर्थक्वेक आया था, तो उसने कई लोगों की जानें ली थी. एंड कॉस्ट मैसिव डिस्ट्रक्शन, बहुत ही बड़ा नुकसान वहाँ पर हुआ था. 2015 में नेपाल में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था जिसने कई जानें ली थी और उससे बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था. अच्छा, ये अर्थक्वेक हो गया. अब अर्थक्वेक का मेजरमेंट, तो यहाँ पर आपकी किताब जो है इसमें बहुत ही सिंपल वे में समझाया जाता है, तो इसकी वजह से अगर आपको इसको डीप में समझना है तो पावर पॉइंट पे चलते हैं. यहाँ पे आते हैं. अर्थक्वेक से पहले क्या था? अर्थक्वेक्स, इंडिविजुअल प्लेट्स ऑफ वेरिंग साइज, सॉरी, हाँ, individual plates of varying size move about the surface of the earth at varying speeds. ठीक है, तो अलग अलग आकार की अलग अलग प्लेटें अलग अलग गति से पृथ्वी की सतह के बाहर चलती हैं. ठीक है, मतलब इंडिविजुअल प्लेट्स ऑफ वेरिंग साइज, अलग अलग साइज की प्लेटें होती हैं जो पृथ्वी की सतह के ऊपर मतलब प्लेटों से बनती है ना सतह, तो जब उनमें मूवमेंट होता है तो वो चलना शुरू कर देती हैं, तो अलग अलग स्पीड से चलती हैं. फ्रिक्शन कॉजेज द प्लेट्स टू गेट स्टक. तो उससे क्या होता है? घर्षण के कारण, फ्रिक्शन मतलब घर्षण, घिसना, तो घर्षण के कारण प्लेटें जो हैं स्टक हो जाती हैं, फंस जाती हैं. दिस कॉजेज प्रेशर टू बिल्ड अप. इससे दबाव बनता है, प्रेशर बनता है. ठीक है, इससे दबाव बनता है. When this stress is released, an earthquake will occur. तो इससे दबाव आता है जब, तो इस स्ट्रेस के कारण, जब ये स्ट्रेस मतलब ये तनाव जब एकदम से होता है तो उससे अर्थक्वेक आता है. मतलब प्लेटों में जब गतिविधि होगी, वो हिलेंगी, चलेंगी, आपस में टकराएंगी,
तो वो शेक होगा ना, धरती की सतह शेक होने लगेगी क्योंकि प्लेटें हिल रही हैं, प्लेटों से सतह बनी हुई है। तो जब किसी चीज़ की बेस बेस जिस चीज़ से बना है, अगर उसमें मूवमेंट होना लगे तो वो पूरा बेस ही हिल जाएगा। उसी तरह अर्थ के जो है हमारी प्लेटों से बनी हुई है, जब प्लेटों में मूवमेंट होगा तो जब मूवमेंट होगा तो इधर उधर चलेंगी, कोई किसी दिशा में जाएगी, कोई किसी दिशा में जाएगी, तो आपस में टकराएंगी, अलग होंगी। तो उससे झटका लगेगा, झटका लगने की वजह से धरती हिलने लगेगी और हिलने की वजह से भूकंप आएगा, जिसको कि हम अर्थक्वेक कहते हैं। वेयर प्लेट्स पुल अपार्ट, स्लाइड बाय ईच अदर और कोलाइड। अब यहाँ पर प्लेटें जब हिलेंगी तो एक दूसरे से टकराएंगी और अलग भी होने लगेंगी। ठीक है, एक दूसरे से टकराती हैं, अलग होती हैं। तो देयर इज अ टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो प्लेटों का इस तरह हिलना, अब भी मैंने आपको पिछले पीपीटी में आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, वो देखिए आप, पीछे चलो, हाँ ये तो आगे जा रहा है, एक मिनट। ये हमने आपको पढ़ाया था पिछले में, ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। जब प्लेटों में मूवमेंट हो रहा है तो कन्वर्ट भी होंगी, डाइवर्ट भी होंगी। यानी यहाँ पर डाइवर्जेंट होता है तो प्लेटें एक दूसरे से हटने लगती हैं। देखा आपने, जब भूकंप होता है तो आपने देखा गड्ढा बन जाता है, बहुत बड़ा विशाल का गड्ढा हो जाता है जिसमें लोग गिर जाते हैं, खाई जैसा गड्ढा दिखता है। तो जब प्लेटें, अब प्लेटें मान लो ये धरती की एक सतह है, ये दूसरे की सतह है। अब इसके ऊपर तो हमें मिट्टी के पेड़ पौधे दिख रहे हैं, लेकिन उसके नीचे तो प्लेट्स है ना, ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स हैं। अब ये डाइवर्ज होती हैं, अलग होने लगती हैं। तो ये जब इनमें मूवमेंट हुआ सडन, तो ये प्लेटें अलग हो गई। अलग होने से क्या होने लगता है, झटका लगता है, और झटका लगने से भूकंप आ जाता है। ठीक है, तो वेयर प्लेट पुल अपार्ट, अलग हो जाएंगी, स्लाइड बाय ईच अदर, एक दूसरे से टकरा के अलग हो जाएंगी। सो देयर इज टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो इस प्रक्रिया को, इस तरह मूवमेंट को टेक्टोनिक एक्टिविटी कहते हैं, जो अर्थक्वेक को जन्म देती है। At divergent plate boundaries, earthquakes tend to be weak and shallow. जैसा अभी पिछले पीपीटी में पढ़ाया था, डाइवर्जेंट, जब डाइवर्ट हो रही हैं प्लेटें जिस बाउंड्री पे, तो अर्थक्वेक थोड़ा हल्का होता है, ठीक है, और धीरे होता है। और एट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज वेयर टू टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड, मतलब कन्वर्जेंट की स्थिति में जब एक दूसरे पे चढ़ जाती हैं प्लेटें, तो अर्थक्वेक क्या होता है, गहरा हो जाता है, ठीक है, और काफ़ी पावरफुल होता है। समझिए फिर से, डाइवर्जेंट प्लेट की स्थिति, जब डाइवर्जेंट प्रक्रिया होती है प्लेट बाउंड्रीज में, तो अर्थक्वेक वीक होता है, कमज़ोर होता है, ज़्यादा पावरफुल नहीं रहता और उथला हुआ होता है। ठीक है, एट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में जब प्लेटें कन्वर्ट हो रही होती हैं, मतलब एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं, तो वहाँ पर उस कॉन्टिनेंट प्लेट में क्या होता है, वहाँ टकराती हैं और अर्थक्वेक काफ़ी गहरा हो जाता है और काफ़ी पावरफुल भी होता है। द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स आर ग्राउंड शेकिंग। काफ़ी सर्दी हो गई है। तो प्राइमरी इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स आर ग्राउंड शेकिंग, ग्राउंड रप्चर, लैंडस्लाइड्स आर टी सुनामीज। तो भूकंपों के इस तरह से प्राथमिक प्रभाव से भूकंप होता है, शेकिंग यानी भूकंप होता है, ग्राउंड रप्चर यानी भूखंडन यानी टूटना, धरती का टूट जाना, भूस्खलन लैंडस्लाइड्स यानी धरती का खिसक, मतलब जमीन का खिसक जाना, भू मतलब जमीन, जमीन का खिसक जाना, और टी सुनामीज जो अभी आप आगे पढ़ेंगे यानी तूफान, लहरें आना, इन सब वजहों से होता है। ठीक है, नाउ earthquakes. Okay, so अभी तक हमने टाइप्स ऑफ वॉल्केनो पढ़ा और हमने पढ़ा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को और भी ज़्यादा डीपली हम समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, वीडियो पसंद आया, तो उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये वीडियो थोड़ा छोटा है, पर इसको
चैप्टर थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए मैंने इसको 4 वीडियोस में बनाया है। ठीक है, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।